फिजिक्स चैनल पर मैं विमल आसाटी आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 वीडियोस जो आप लोगों ने देखे उसमें मैंने लाइट के नेचर के बारे में बात की, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, फोटॉन नेचर। ये भी हम लोगों ने बातचीत की किस किस साइंटिस्ट ने अपने अपने थीसिस किस हिसाब से दिए, जिसमें मेन बातचीत मेरे पिछले वीडियो में न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी को लेकर हुई और हाइजीन वेव थ्योरी को लेकर हुई, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइजेंस वेव थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे। उन पोस्टुलेट के बेस पर मैंने आप लोगों से कुछ बातचीत की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स ऐसे दे दिए थे जिससे साबित हो रहा था कि वो मेरिट्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे दे दिए थे जो डीमेरिट्स की कैटेगरी में आ रहे थे। लेकिन अभी भी चैप्टर में नो डाउट आपको ये पता है कि लाइट का नेचर पार्टिकल है, लाइट का नेचर वेव है, किसी ने कुछ अलग बताया, किसी ने थोड़ा कुछ अलग बताया। लेकिन स्टेप वाइज अगर हम जाएं तो पहला नाम आया इन ईयर 1675 न्यूटन्स का। न्यूटन हैज गिवन द थ्योरी ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन विच लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। दूसरी थ्योरी है इन ईयर 1678 हाइजेंस की वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें उन्होंने कहा लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अगर बातचीत कहूँ तो ये भी मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट ऐसे थे जो डिस्टिंग्विश को भी डिफाइन कर रहे थे। मैं थोड़ा रिमाइंडर कराऊंगा उन पॉइंट्स को और फिर अपने आगे बात पर जाऊंगा। तो जो पॉइंट्स थे, जब हम कहते थे तो हम कहते थे वी गेट द सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आइज व्हेन लाइट एंटर्स इन अवर आइज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। न्यूटन। वी गेट द सेंसेशन ऑफ साइट व्हेन लाइट एंटर्स इन अवर आइज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। Hygiene. There are different colors present in the light due to different size and masses of the particles. Newton. There are different colors present in the light due to different wavelengths. Hygiene. यहाँ हम कहते थे velocity of light in denser medium is greater than that in the rarer medium. यहाँ हम कहते थे velocity of light in rarer medium is greater than that in the denser medium. यहाँ हम कहते थे individual reflection and refraction is possible, but individual reflection by the reflecting surface, individual refraction from the refracting surface is possible, but simultaneously reflection and refraction not possible. Newton. Hygiene says simultaneous reflection and refraction is possible. कुछ पॉइंट और भी थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूटन की कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन होता था, हाइजीन की कॉन्सेप्ट से नहीं होता। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन न्यूटन की कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, हाइजीन की कॉन्सेप्ट से होता था। मतलब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूटन एक्सप्लेन कर पा रहा है तो पार्टिकल नेचर हो रहा है, पार्टिकल नेचर के बेस पे वो बात प्रूफ हो रही है। और अगर हाइजीन वेव थ्योरी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर वेव नेचर कंसीडर हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो चर्चा हुई थी। साथ में एक पॉइंट और था, मैंने अलग से ऐड किया था, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, लेकिन हाइजीन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाइजीन ने अपना ये कहा कि लाइट प्रोपोगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसकी एक गलती थी कि उन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव समझ लिया, लॉन्जिट्यूडनल वेव समझ लिया, जो बात गलत थी। उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत है। वो बात अलग थी कि उन्होंने कहा रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है, बात सही थी, डेंसर में कम है, बिल्कुल सही, न्यूटन से बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। लेकिन इनकी कॉन्सेप्ट में लाइट साउंड जैसा बन गया, मैकेनिकल में बन गया, जिसे प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत है, और मीडियम का नाम था ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम। यानी कहीं से भी लाइट को प्रोपोगेट होना है तो ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम होना चाहिए। ऐसा किसका कहना था? हाइजीन का। तो दोस्तों अभी मैंने एक शॉर्ट में आपके सामने न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के पोस्टुलेट और हाइजीन वेव थ्योरी ऑफ लाइट के पोस्टुलेट डिस्कस कर दिए। लेकिन इन पोस्टुलेट के बेस पर आगे का जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ हाइजीन्स वेव थ्योरी, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ हाइजीन्स वेव थ्योरी। इन पे भी बात करना जरूरी है, ठीक। तो मैं ऐसा कहूंगा व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो मेरा सेंटेंस आएगा फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी।
सर कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी, मेरिट्स यानी अच्छी बात जो उन्होंने की। तो मैं इनमें से जो 9-10 पॉइंट है उनमें से कुछ पॉइंट बाइफरगेट कर रहा हूँ जो कैटेगरी में जाएंगे मेरिट्स की। पहला, वी गेट द सेंसेशन ऑफ साइट when light enters in our eyes in the form of particles. दूसरा, there are different colors present in the light due to different shape, due to different size and masses of the particles, not shape. फिर मैं कहूँगा rectilinear propagation of light was explained by this theory. मैंने लास्ट वीक पॉइंट ऐड किया था, rectilinear propagation of light. उसी के साथ ये कहूँगा photoelectric effect, Compton effect also was explained by Newton's corpuscular theory. ठीक, तो ये मेरिट्स थे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आप बराबर सुनते भी जाइए, और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरिट डिमेरिट्स को आप बाइफरगेट करके रखिएगा, लिख कर रखिएगा, तो नो डाउट आपने लिखा होगा तो आप उससे चेक कर सकते हैं, मेरी बातों के साथ टैली कर सकते हैं। अब मैं यहीं पर तुरंत कहूँगा व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के डिमेरिट्स क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, लिमिटेशंस क्या थे, खामियां क्या थी, गलतियां क्या थी, गड़बड़ क्या थी, बहुत सारे शब्द हैं। तो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। फर्स्ट वन, वेरी 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 बहुत बड़ी गलती, न्यूटन ने क्या गड़बड़ किया। पहले, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द रेयर मीडियम। देन द मतलब ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो डेंसर मीडियम में वो ज्यादा है और रेयर मीडियम में जो है वो कम है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ द रेयर मीडियम। तो ये बात गलत थी, डिमेरिट्स हो गया। दूसरा डिमेरिट्स है साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ और एक बात है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। तो कुछ पॉइंट ऐसे जहां पर डिमेरिट्स नजर है, कुछ पॉइंट ऐसे मैंने जो पहले बताया जिसमें मेरिट्स नजर है। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। हाइजीन वेव थ्योरी, हाइजीन वेव थ्योरी के पोस्टुलेट के बेस पर हम तैयार कर सकते हैं कि यहाँ मेरिट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला मेरिट, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस मेरिट्स ऑफ द हाइजीन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फर्स्ट वन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेंसर मीडियम। बिल्कुल सही, रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है। दूसरा, simultaneous reflection and refraction of light was explained by Huygens wave theory, ये दूसरी अच्छी बात थी। तीसरी अच्छी बात, interference, diffraction, polarization, all these phenomena are explained by the Huygens wave theory. Also there are different colors present in the light due to different wavelengths. That concept was also explained by Huygens wave theory. We get the sensation of sight when light enters in our eyes in the form of wave. That also belongs to the category of merits of the Huygens wave theory of light. Now, what are the demerits of Huygens wave theory of light? The first one is very important. You know very well. Huygens always says that the light propagates through the rarer medium with maximum speed, but not through the vacuum. It is traveling through the rarer medium, and that medium rarer is rarer because of he considered that the medium is consist of luminiferous ether. So that concept of luminiferous ether was totally wrong. So this is the first drawback of Huygens wave theory, that is the existence of luminiferous ether medium was totally wrong. The second one is photoelectric effect was not explained by this theory. Third one is rectilinear propagation of light was not explained by this theory. ठीक, तो these are the drawbacks of Huygens wave theory. One more, Huygens shows the nature of light is not transverse, it is longitudinal. That also belongs to the category of disadvantages of Huygens wave theory. So all this is the simple discussion about the merits
demerits of Newton's corpuscular theory, merits and demerits of the Huygens wave theory of light. Now we move forward for the another nature of light, that is electromagnetic wave nature. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले पीरियड से लेकर अब तक सन से लाइट अर्थ तक आया, तो मैंने कहा लाइट क्या है, तो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स कौन है, तो नेचुरल सोर्स है सन। वहां से एनर्जी अर्थ तक आ रही है अलग अलग फॉर्म में। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट प्रोपोगेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। वो कॉन्सेप्ट डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने पहले पढ़ा दिया कि न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल है, दूसरा पढ़ा दिया हाइजिन के अकॉर्डिंग लाइट वेव है, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव, और आज हमने उसके ऊपर पूरा डिस्कशन कर लिया। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैक्सवेल्स के अकॉर्डिंग लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपोगेशन के लिए, वो ट्रांसवर्स वेव नेचर रखती है। मेरे पिछले वीडियो में ये बातें हो चुकी थी, लेकिन आज हम मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा डिटेल का मतलब यह है कि हमें बातों को ध्यान से सुनना है और समझना है। फिर नेक्स्ट पीरियड में आगे और लुईस डी ब्रॉगली के बारे में भी हमको बातचीत करनी है। फिलहाल आज के लेक्चर में मैंने जो मेरिट डिमेरिट्स बताया वो अच्छे से नोट कर लीजिए और आगे तैयार रहिए। हम सुनेंगे, हम चर्चा करेंगे मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर के बारे में, दैट लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे मैंने अभी कहा कि सारे डिस्कशन हो गए, अब हमारा डिस्कशन आगे बढ़कर जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर एक्चुअली मैक्सवेल्स के अकॉर्डिंग सन से अर्थ तक जो लाइट आ रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका ये कहना था कि ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। कोई विजिबल हो जरूरी नहीं है, ये इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम आज हम जानते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, all this complete is the electromagnetic spectrum. All the waves in this region belong to the category of electromagnetic wave. So that is the new thing which was given by Maxwell's. Light is not a wave, it is more than a wave. Light is a electromagnetic wave. It means that it does not require medium for the propagation. It travels with the maximum speed. It travels with the speed of light. So Maxwell will prove that कि velocity of light और electromagnetic wave की velocity same है। लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और मैक्सवेल लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान रहा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर मानते हुए मैक्सवेल प्रूव करता है कि लाइट की जो स्पीड है वही स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वही अगर साबित होगी तो कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर रखने वाला ही हमारा लाइट है। क्योंकि सनलाइट जो आ रहा है हमें विजिबल रीजन का मिल रहा है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि विजिबल रीजन का लाइट है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है? सो नो डाउट आज हम जानते हैं, लेकिन उस समय मैक्सवेल ने जब अपनी कॉन्सेप्ट दी तब के लिए ये लोगों को पता नहीं था कि क्या वाकई में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका नेचर ट्रांसवर्स नेचर है, ये बातें पता नहीं थी। तो मैक्सवेल्स ने मैथमेटिकली, डायग्रामेटिकली प्रूफ करके दिया है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की स्पीड अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी उतनी ही होती है जितनी लाइट की है। इससे साबित हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात सनलाइट अर्थात लाइट। तो बेसिक बात कि अगर मैक्सवेल कह रहा है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये बताया कब? न्यूटन ने 1675 में अपनी कॉन्सेप्ट दी, हाइजिन ने 1678 में अपनी कॉन्सेप्ट दी, उसके बाद आया मैक्सवेल। तो मैक्सवेल्स ने अपनी कॉन्सेप्ट जब दी तो उन्होंने अपनी बातों से साबित कर दिया कि हाइजिन ने जो बताया कि लाइट का नेचर लॉन्जिट्यूडनल वेव नेचर है वो बिल्कुल गलत है। मैक्सवेल ने अपनी बातों में डायग्राम के माध्यम से साबित कर दिया कि लाइट का प्रोपोगेशन जो हो रहा है अगर किसी एक एक्सिस पर होता है तो वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर दिख रहा है। तो 100% कंफर्म है कि लाइट का नेचर ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो ट्रांसवर्स है, लॉन्जिट्यूडनल नहीं। मतलब
ऐसा वाला नेचर नहीं है, ऐसा वाला नेचर है। तो लाइट प्रोपोगेट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ ट्रांसवर्स नेचर। तो हमारा टारगेट है, ये तो पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, स्पीड लाइट के बराबर होंगी, यह आज पता है, उस समय थोड़ा ना पता था। सो मैक्सवेल ने अपनी कॉन्सेप्ट दी है कि लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव. It shows the transverse nature and it does not need any medium for their propagation. और फिर बाद में मैथमेटिकली बात आएंगी, वो मैं समझाता हूँ कि मैथमेटिकली आंसर क्या है, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सभी को पता है। मैक्सवेल ने साबित करके दिया कि जो लाइट को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या वाकई में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी लाइट के बराबर है क्या? तो उसने मैथमेटिकली प्रूफ करेगा, मैं बताता फिर। तो जब वो प्रूफ कर देगा तो हमें साबित हो जाएगा कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट वेव है, और ये लाइट जरूरी नहीं विजिबल हो। मैंने अभी कहा रेडियो वेव से लेकर कॉस्मिक रे, विजिबल रीजन तो सिर्फ इतना है, बाकी उसके पहले इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, उसके बाद इधर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब इनविजिबल है कॉस्मिक रे तक, लेकिन इनविजिबल है, लेकिन ऑल दे बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ electromagnetic wave. They shows the propagation of transverse nature because they do not require medium for their propagation. ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर दिखाती है, तो समझ में आ गया। लेकिन उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बार बार बोल रहे हैं लाइट को, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी मौजूद होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी मौजूद होता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मौजूद होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मौजूद होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, कैसे? मैं समझाऊंगा। पहले आप मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको मान रहे हैं वो प्रोपोगेट हो रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड वेक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इट मीन्स दैट the light shows or consists of electric field nature as well as magnetic field nature, because it is an electromagnetic wave, so it consists of two vectors, electric field vector and magnetic field vector. So as the wave is propagating along x axis, the vibrations are along y axis and z axis. सर y और z पर कौन आ गया? तो दो फील्ड वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। सो जब वेव प्रोपोगेट हो रही है एक्स एक्सिस पर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट हो रहा है वाई एक्सिस पर। इसका मतलब वेव इस तरीके से जा रही है, प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एंड वाइब्रेटिंग अबाउट वाई, प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स ऐसी जा रही है एंड वाइब्रेटिंग अबाउट वाई। एट द सेम टाइम द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स बट वाइब्रेटिंग अलोंग जेड, ऐसे। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। सर कैसे? ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सर मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो वाई एक्सिस पे वाइब्रेट हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जो जेड एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट हो रहा है। तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा ऐसा जा रहा है, एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेट होती है और वाई पे वाइब्रेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे ही प्रोपोगेट हो रहा है, लेकिन वाइब्रेट हो रहा है जेड एक्सिस पे, ऐसा। तो दोनों के दोनों का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन सेम है, मतलब प्रोपोगेशन के मामले में दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, लेकिन वाइब्रेशन के मामले में दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ई बार, डायरेक्शन ऑफ बी बार, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक दोस्तों, अब आप अगर देख रहे होंगे डायग्राम के ऊपर, तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस, दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस,
दिखाई दे रहा है z एक्सिस। मतलब कहने का ये है कि ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और वो z एक्सिस हो गया। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रोपोगेशन हो रहा है x पर, वाइब्रेशन हो रहा है y पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का प्रोपोगेशन हो रहा है x पर, वाइब्रेशन हो रहा है z पर। तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे दिख रहे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट हैंडेड ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं आपस में। तो बताने का मतलब ये दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेट हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक से भी बनी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से भी बनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स, वाइब्रेटिंग अलोंग वाई। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स, वाइब्रेटिंग अबाउट जेड। So both they are mutually perpendicular to each other and that can be shown by the diagram. This is electric field vector and this is magnetic field vector. See this? This is electric field vector and this is magnetic field vector. आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ये वेव ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोपोगेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या दिख रहे हैं? परपेंडिकुलर। ये पॉजिटिव y एक्सिस पर है और ये पॉजिटिव z एक्सिस पर है। क्रेस्ट के समय, जब क्रेस्ट के बाद में ड्रॉप आया, सर ये क्रेस्ट ड्रॉप क्यों आ गया? भाई ट्रांसवर्स नेचर है, प्रोपोगेशन x पर है, वाइब्रेशन y पर है, प्रोपोगेशन x पर है, वाइब्रेशन z पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का नेचर ट्रांसवर्स है। इसलिए मैंने क्रेस्ट और ट्रफ कहा, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन नहीं होता, क्रेस्ट और ट्रफ होता है। तो ये क्रेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, ये क्रेस्ट है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप, एंगल 90 डिग्री, दोनों पॉजिटिव। अब इधर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पीछे है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पीछे है। तो z एक्सिस का पीछे वाला है माइनस z, तो माइनस b बार। y एक्सिस का नीचे वाला है माइनस e बार। तो आपको दोनों ही केस में समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, चाहे कुछ हो जाए। आपको ये बात भी नजर आ रही है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों का नेचर ट्रांसवर्स है और सबसे बड़ी बात दोनों साथ में चल रहे हैं। मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की शुरुआत होगी खत्म हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की शुरुआत होगी खत्म होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत हुई खत्म हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की शुरू होगी खत्म हुआ। मतलब दोनों चल कैसे रहे? ऐसा समझ लो दोनों नवरा बाइको है, बिल्कुल नई नई शादी हुई है। सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी बताते हो। इमेजिन करो नवरा बाइको है, नई नई शादी है, ये नवरा है, बाइको इधर हाथ पकड़ के खड़ी है, दोनों साथ में कैसे चलते नई नई शादी में? टुड़ुम टुड़ुम, दोनों साथ में चलते कि नहीं? सर 5 साल बाद देखो पूछो मत, सर 10 साल बाद देखो पूछो मत। अभी बात जिसकी चल रही वो बता रहा कि ये नवरा बाइको जैसे बिल्कुल कैसे चल रहे हैं साथ में, मतलब दे आर इन द सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस, ना कोई आगे ना कोई पीछे। सर ऐसा कब होता है? वो नवरा बाइको में कब होता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा कभी नहीं होता, दोनों साथ में चलते हैं एक साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हर समय एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, पहली बात। दूसरा नेचर ट्रांसवर्स होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है और दोनों का फेज एग्जैक्टली सेम होता है, तो फेज डिफरेंस 0 होता है। इसी बात को जो डायरेक्शन वाली बताई, इसी को समझाने के लिए कुछ और कहता हूं, ध्यान से सुनिए। इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस है, ये समंदर का बहता पानी है, ये एक्स एक्सिस है, ये समंदर का बहता पानी है, ये वाई एक्सिस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहा है। इमेजिन करो ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन, डॉल्फिन निकली गई, निकली गई। तो एक्स एक्सिस हो गया बहता समंदर का पानी, वाई एक्सिस पर वाइब्रेशन हो गया डॉल्फिन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नागोबा। सर नागोबा कैसे? ये देखो, टैं 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 टैं, मतलब समंदर की जो लहरें हैं उसमें नागोबा ऐसा ऐसा जा रहा है। तो नागोबा यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स बट वाइब्रेटिंग अबाउट जेड। तो मैंने अपना एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को लेकर।
जिससे ये बात साबित होती है कि मैक्सवेल्स ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर बताया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ फेज में शुरुआत से लेकर अंत तक चलता है। मतलब सन से लाइट अगर अर्थ तक आ रही है तो वो एक बिल्कुल उच्च क्वालिटी की है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की है। उसका कारण है क्योंकि इंटेंसिटी रिप्रेजेंट होती है एनर्जी से, एनर्जी रिप्रेजेंट होता है फेज से। अगर किसी का फेज सेम है तो काम ज्यादा होगा, किसी का फेज अपोजिट है तो काम माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का फेज सेम है शुरुआत से लेकर अंत तक, इसीलिए उनके अंदर सिमेट्री बनी रहती है, एक सामंजस्य बना रहता है कि दोनों साथ में चलते हैं और रिजल्टेंट असर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। आखिरी बात पर आऊंगा दोस्तों, बस 5 मिनट और सुनिए बड़े ध्यान से। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मैंने ये भी कहा कि मैक्सवेल्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बताया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी भी अगर 3 × 10⁸ आती है तो इससे प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 100% वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मतलब लाइट है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है अगर वेलोसिटी सेम आती है तो मैक्सवेल्स ने एक फॉर्मूला दिया C = 1/√μ0ε0। ये फॉर्मूला मैक्सवेल्स ने दिया है, ये हमें डेरिवेशन में कहीं है नहीं, हमें रेडीमेड इसका इस्तेमाल करना है। सर ये दोनों कौन है? हाँ, ये जरूर बताऊंगा। ε0 को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप देख रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी प्रोपोगेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी प्रोपोगेट हो रहा है, लेकिन y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है? वाइब्रेशन दिखा रही है। z एक्सिस पर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ b मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये देखिए ये जो ऐसा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पॉजिटिव z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, इस तरीके से। लेकिन आपने देखा मैंने e के बाजू में ε0 लिखा और b के बाजू में μ0, तो ε0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब जो सराउंडिंग है वैक्यूम है, क्योंकि लाइट तो वैक्यूम से ही प्रोपोगेट होता है, उसे मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो उस सराउंडिंग में ये सराउंडिंग जो दिख रहा है जहां से लाइट जा रही है, इस मीडियम की, इस फ्री स्पेस की परमिशन होती है, उस परमिशन का अमाउंट पता चलता है μ0 से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए। उसी प्रकार ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसे भी इस मीडियम से प्रोपोगेट होना है, तो उसे भी मीडियम की क्या लगती है? परमिशन। फ्री स्पेस की क्या लगती है? परमिशन। वैक्यूम की क्या लगती है? परमिशन। तो ये परमिशन। सर ये भी परमिशन है? हाँ सर ये भी परमिशन है। हाँ, ये परमिशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, मीडियम से जाने के लिए, फ्री स्पेस से जाने के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए परमिशन है, मीडियम से जाने के लिए, स्पेस से जाने के लिए। उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। यह है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर होती है। इनके यूनिट्स को लेकर ज्यादा जो डिस्कशन करना है वो 11th की क्लास में आपको मिल जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म चैप्टर की बात होती है। यहाँ मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये बात पता है कि परमिटिविटी यानी परमिशन, परमेबिलिटी यानी परमिशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। मैंने वो दोनों वैल्यू लिखी यहाँ रख दी फॉर्मूले में मैक्सवेल्स के, क्योंकि वो मैक्सवेल चाहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेरिवेशन निकले, तो डेरिवेशन में फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने लिखा बाय सॉल्विंग C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोस्तों मैंने आंसर यहाँ डायरेक्ट लिखा, यह आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि मैक्सवेल्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले में, वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट किया μ0ε0, सॉल्व करके आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ही है, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दोनों का फेज हर बार सेम है। अगर एक का क्रेस्ट शुरू होकर खत्म होगा तो दूसरे का भी क्रेस्ट शुरू होकर खत्म होगा, एक का ट्रफ शुरू होकर खत्म होगा तो दूसरे का भी ट्रफ शुरू होकर खत्म होगा। तो दोस्तों ये बात जो लास्ट में मैंने बताई मैथमेटिकली आप लॉग टेबल का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर का नहीं, लॉग का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आता है या नहीं। तो दोस्तों आज मैंने आपको
लाइट का एक और एक नेचर पढ़ा दिया, मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर लाइट के लिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट में दीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी बातचीत प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेकर रहेंगी, जिसने लाइट को कहा था फोटॉन, और उससे रिलेटेड फिनोमेना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए सब लोगों को धन्यवाद।